बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि हुकूमत साजी का मरहला है। मुख्तलिफ़ हुकूमतें यानी मखलूत सियासी जमातें जो है वो मिल के मखलूत हुकूमत बनाने की तैयारी में हैं। मुख्तलिफ़ वादे हैं, अहद हैं जो कि एक दूसरे के साथ किए जा रहे हैं और अब एक पिक्चर सी जो है वो वाज़े होती चली जा रही है। परसों जो तमाम सियासी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब भी थे, खालिद मकबूल साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, ये एक तरह से इस बात का ऐलान था कि अब यही सियासी जमातें मिल के वफाक के अंदर हुकूमत बनाएंगी। अब इसमें नई डेवलपमेंट ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो वज़ारत उज़्मा के ओहदेदार के लिए उमर अयूब साहब का नाम लिया गया है। इसी तरह से वज़ारत आला पंजाब के लिए असलम इकबाल साहब का नाम लिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर साहब का नाम जो है पहले ही मंजर आम पर आ चुका है। ये बात याद रहे कि अली अमीन गंडापुर जो है उनके ऊपर भी 9 मई के वाक़यात के बारे में या उसके बाद जो है दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हैं और असलम इकबाल साहब जो हैं उनके ऊपर भी इसी नौइयत के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। तो एक तरह से 2 जगहों पर महाजराई को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए हैं, जबकि वफाक में उमर अयूब साहब का सामने लाया जाना एक इस बात का भी इशारा देता है कि कुछ CBMs की तरफ भी तहरीक इंसाफ जो है वो देख रही है। मगर इस दौरान जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से जिस तरह का लबो लहजा इख्तियार किया गया है और मौलाना की तरफ से एक धमकी आमेज़ लहजा है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, सियासी जमातों के दीगर सियासी जमातों के लिए भी, उसके बाद से एक हलचल सी मची हुई है। और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं उन्होंने आज असद कैसर साहब के ज़रिए से, जिन्होंने आज टेलीविज़न पर बात भी की, कहा कि वो इन दोनों जमातों के साथ भी बात करेंगे अलबत्ता और अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी बात करेंगे। अब तक की इत्तलात में अवामी नेशनल पार्टी ने बातचीत तहरीक इंसाफ से करने से इनकार किया है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बात करने के लिए उनका एक वफ्द जो है वो मुलाकात करेगा और उनसे बातचीत करेगा। इस दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज बहुत एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने भी बहुत वाज़े इशारे दिए हैं कि जो हुकूमत साजी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो तनकीद है ख़ास करके जो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, उसको खाली ना लिया जाए, बल्कि एक वाज़े इशारा है कि अगर इसी तरह से रहा तो फिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की जो पटड़ी है वो भी डीरेल हो सकती है या ट्रेन जो है वो डीरेल हो सकती है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं कि MKM का लाएअमल क्या होगा, कि सियासी जमात के साथ वो कितने कंफर्टेबल हैं, क्या उनके मुआहदे तय पाएंगे, उनकी जो एक हुकूमत साजी के लिए उनकी ऑफ़र जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ पहले से ही मौजूद है उसकी शराइत क्या होंगी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सरबरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कन्वीनर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अलायंस का हिस्सा बनने जा रही है और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के साथ आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ेंगे और क्या वाकई आप हुकूमत साजी के जो 3 नुकात आपने दिए, ख़ास करके जो शराइत भी हैं, उनके बगैर भी बात कर सकते हैं या उन्हीं को साथ लेके आप दोनों जमातों के साथ बात करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई है उसमें बात आगे बढ़ी थी, तो हमने ये कहा था कि अगर कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले MKM के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले राब्ता कमेटी से इस हवाले से उसको हम एतमाद में ले लें, फिर कारकुनों का इजलास आज हमने बुला लिया है, उनके सामने ये बात रख देंगे। और मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने हिस्से का रोल अदा करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ बहरानों के भंवर में फंसा हुआ है और हमारी मईशत से लेकर सियासत, जमहूरियत, पाकिस्तान की सलामती, अमन सब ख़तरे में है और इसमें सबको बड़ी ज़िम्मेदारी से अपना थोड़ा थोड़ा अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है ना उसको अगर दांव पे लगा भी दिया जाए और रियासत को बचाने की कोशिश की जाए तो हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हमारा कोई ऐसा अभी तक, क्योंकि अब हम जाएंगे, हमारा एक मुज़ाकराती कमेटी बनेगी आज और वो जाके फिर बाकी उमूर को तय करेगी।
तो डॉक्टर साहब इस दौरान PMLN की जो जी इस दौरान जो है वो तहरीक इंसाफ का कोई राब्ता जो है वो आपकी जमात के साथ नहीं हुआ। हमें नज़र आता है वो JUIF के साथ गए हैं क्योंकि उन्होंने एक सर्टन पोजीशन ले ली है, वो जमात इस्लामी से बात करने को तैयार है, अवामी नेशनल पार्टी को से बात करने को तैयार है, और ये तीनों जमातें जो हैं वो एक पोजीशन लेके खड़ी हो गई हैं, और वो जो है वो आपके सामने है वो पोजीशन कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो क्या आपसे बातचीत का कोई इंदिया, कोई इशारा तहरीक इंसाफ ने दिया, और अगर दिया तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? दो बातें, एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरा ख्याल कंप्रोमाइज़ किया ना हालात को। ये 2-3 जमातें जिनसे बातचीत कर रहे हैं, इस पर तो उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, इख्तलाफात थे, और बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे कि जिस पे अगर वो महज इल्ज़ाम नहीं थे तो उसका जवाब तो फिर किसी ज़माने में तहरीक इंसाफ को देना पड़ेगा, और इल्ज़ामात थे तो ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। पहले हमें लग रहा था, हमें बताया गया था, हमारे में मैसेजेस आए थे कि शायद वो कांटेक्ट करेंगे, फिर उनका बड़ा वाज़ेह बयान आ गया कि हम MQM से भी नहीं करेंगे बातचीत। तो बातचीत का तो हमने भी नहीं कहा था कि हमें PTI से करनी है या नहीं करनी है, तो नहीं, अगर वो बात करते तो फिर देखते हैं वो किस सूरत हाल में है इस वक्त और क्या बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाने की कोई इम्कानात पैदा होंगे। तो आपको जो इब्तदाई उनकी तरफ से पैगाम आया वो किस जरिए से आया और कितना संजीदा पैगाम था वो? नहीं, सिर्फ ये था कि PTI कांटेक्ट करेगी, तो कांटेक्ट करने में और ये बात करने में कि हम बात चाहते हैं तो उसमें तो कोई वो नहीं है, किसी को भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, बातचीत ही वाहिद रास्ता है। बातचीत किन शराइत पे करनी थी, क्या बात करनी थी, वो होती थी फिर बात को आगे बढ़ाने और उसके इम्कानात को आगे बढ़ाने के लिए फैसला किया जा सकता था। लेकिन हम परेशान हैं, जीतने के बावजूद परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और उसके इम्कानात बहुत वाज़ेह थे कि ये चेकमेट वाला एक सूरत हाल ना आके खड़ी हो जाए, और मैं समझता हूँ PTI शायद उसी सूरत हाल को उसको लगता है कि उसके फेवर में जा रही है कि ये हर चीज़ जो है रुक जाए। तो अब जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको इस हवाले से अपना रोल अदा करना चाहिए जनाब। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपको क्या वे फॉरवर्ड क्या लगता है, क्योंकि जैसे आपने आज कहा कि अगर ये इसी तरह से सिलसिला रहा तो फिर जमहूरियत की भी ज़मानत जो है वो किसी के पास नहीं होगी। आपको ये खदशा है, अंदेशा है, या इसकी वजह है ना, पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत का बहरान तो नहीं है। 77 में तो कोई ऐसा बड़ा बहरान नहीं था सिवाय इसके कि सियासी और बहरान था और जमहूरियत को ख़तरा था उससे। तो लेकिन इस दफ़ा तो माशी बहरान बहुत ज़्यादा है, दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सवाल है। तो जिनकी जिम्मेदारी है इन तमाम बहरानों को निपटने की, वो देखेंगे कि अगर इस सूरत हाल की वजह से ख़तरात बढ़ रहे हैं तो उनको भी कोई फ़ैसला करना पड़ेगा ना। फिर आप अगर उनकी जिम्मेदारी उनको ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं तो वो एक्सप्लेन करने आ गए तो हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो इस वजह से हम कह रहे थे नहीं, ये आपकी इस बात, जी डॉक्टर साहब, आपकी इस बात ने बिलाशुबा आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और आपकी इस बात ने चौंका दिया है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इस पे बात नहीं हो रही थी। बहरान शदीद तर हुआ तो आप कह रहे हैं कि जमहूरियत के लिए भी ख़तरा हो सकता है, कोई किसी गलत फहमी में बहरान देखिए ना, सियासी लोग ऐसे बहरान सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम जो पहले से मौजूद है वो बिल्कुल उसको क्लैप्स कर सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को दावत दी जा सकती है अगर हम सियासी बेचैनी रही और सियासी जमातें एक दूसरे से टकराव की सूरत हाल में रही, फिर आसपास बैठे हुए आपके दुश्मन जो है उनके लिए बड़े आसान हदफ बन जाएंगे हम लोग। ये भी तो देखना है ना हमें। लेकिन सियासत और सियासी कुव्वतें और सियासी बहरान पाकिस्तान में मजीद बहरान को शिद्दत शदीद कर देगी। और आसमान ये तो तासुर है ना कि PTI अताब का शिकार है। इस इंतखाब के नतीजे में वो बड़ी प्लेयरी बन के उभरी है ना, 90-100 सीटें। तो 2018 जैसा इंतखाब तो नहीं है ना कि मशीनें बैठा दी गई हों, पोलिंग एजेंट्स को कमरों से बाहर निकाल के PTI को फ़ायदा पहुँचाया। PTI ये तो बड़ी हद तक आज़ादाना इंतखाबात लग रहे हैं ना, इतने आज़ाद लोग जीते हैं।
तो इतने मुश्किल हालात में भी उसको मौका मिला है ना, इसका मतलब पोलिंग दुरुस्त हुई है, काउंटिंग दुरुस्त हुई है। यही इंतखाबात 18 में तो पोलिंग बहुत पुरअमन हुई थी, प्रॉपर हुई थी, लेकिन काउंटिंग नहीं हुई थी। कम से कम कराची में तो काउंटिंग नहीं हुई थी। तो पीटीआई को ये भी देखना चाहिए, कम से कम ये तो कहना चाहिए कि ना 18 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ये इंतखाबात है, ज़्यादा काबिल कबूल इंतखाबात हैं, और उसको भी रोल अदा करना चाहिए। उसके बाद वो अगर चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत मदद मिल सकती है। मगर अगर आप देखिए ना, तो हर जमात, जैसे सवाल यही कर रही थी कि हर जमात अपना हिस्सा मांग रही है। वो कहते हैं आपके साथ 18 में ज्यादती हुई थी, अभी आपकी अच्छी नशिस्तें आ गई। जमात इस्लामी एतराज़ कर रही है, पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है कि क्यों कराची में ऐसा हुआ। पंजाब के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ कह रही है कि गलत हुआ, वहाँ JUIF कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में। तो सर हर जमात अपना हिस्सा मांग रही है इस वक्त। रियासत को इस वक्त जाहिर है कि मुश्किलात ब्लैकमेल हो रही है रातर। जी, अरे पहली बात तो एक पीपल्स पार्टी को तो और नशिस्तें मिल गए ना सिंध के अंदर, तो वो किस बात में परेशान है? कराची पे क्यों परेशान है? कराची में तो 10 साल पहले उनकी सिर्फ 3 नशिस्तें थी। उसके बाद कराची के साथ उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि 7 हो गई हैं? सवाल हम उठा सकते हैं ना। हमारी तो 10 साल पहले कराची से 17 नशिस्तें थी, आज 15 हैं। ठीक है, हम तो 1988 से कराची का वही मैंडेट रखते हैं जो अभी इस वक्त मिला है हमें। MQM के बाद 30 सीटें कहाँ से आ गई? MQM के पास ही तो नहीं है। जमात इस्लामी के पास कब रही है कराची की सीटें? जब से MQM आई है। वो तो इत्तेहाद बना के अपने लिए कुछ सीटें ले लेती है, वरना जमात इस्लामी की मैक्सिमम सीटें 4 हैं। तो अच्छा, कराची में तो धांधली हो गई उनके साथ, पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ है? वहाँ भी MQM ने की इनके साथ धांधली। तो डॉक्टर साहब, आप फिर अब हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं, और अगर बनेंगे तो किन शराइत पे बनेंगे? आपकी वो शराइत जो 3 जो आईनी तरामीम वाली हैं वो पूरी हो सकेंगी, की जा सकेंगी? लेकिन सबसे हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने और उनके साथ जो इस हवाले से अलग से मीटिंगें हुई थी उनकी टीम के साथ, वो कहते हैं बहुत करीब है ये MQM का एजेंडा। उनका इस हवाले से जो डेवोल्यूशन के हवाले से उनके जहन में जो चीज़ है बहुत मिलती जुलती है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। जो भी जमात इन 3 नुकात, आप मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम में इसको दोहराना की ज़रूरत है या नहीं, मैं बहरहाल फिर बता देता हूँ। हम तो चाह रहे हैं ना आम पाकिस्तानियों के हुकूक और इख्तियार को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़, आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाना चाहिए। यानी कि दही हुकूमत को, शहरी हुकूमत को, बल्दियाती हुकूमत को वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरह आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें। दुनिया भर में ऐसा है, उनमें उनके महकमे और इख्तियारात को आइन तहफ़्फ़ुज़ दे जैसे कि पूरी दुनिया में है। ये तय कर लिया जाए कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बिल्कुल तौर पे आज़ाद होंगी ये हुकूमतें, मरून मिन्नत नहीं होंगी, खैरातें नहीं मांगना पड़ रही होंगी उनको सूबाई हुकूमतों से। देखिए 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर साबित हुआ है ना। ठीक, तो वो तो नाकामी थी। ये इस पे कोई जोर से बोल दे कि हम इसके मुखालिफ हैं और इसलिए मुखालिफ हैं, किसी को सिंधु देश का ख्वाब किसी के जहन में नहीं है, तो वो भी तैयार हो जाएगा इन 3 तरामीम को पूरा करने के लिए। तो आपकी उम्मीद है इससे, लास्ट क्वेश्चन, आप फिर इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत में शामिल हो सकते हैं PMLN के कहने के ऊपर? वाई नॉट, हमें करना चाहिए। देखना यह है कि PML में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो खुद क्या इरादे रखती है आगे के, और पीपल्स पार्टी के बगैर ये होगा नहीं डॉक्टर साहब, इख्तिलाफ नहीं होगा। तो हमें अपना पीपल्स पार्टी के बगैर होगा नहीं। सिंध में आपकी हुकूमत, आप उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं कराची सिंध के हवाले से? चलिए मैं तो कहता हूँ जी नहीं होगा। हुज्जत तमाम करते हैं ना, ये चीज़ तो खान साहब भी कहते थे ना, वो चाहते हैं कि इस तरह का काम हो, हम ले आए, सपोर्ट कर दें ताकि आपको लगे आप तब्दीली चाहते हैं, आप चाहते हैं आम पाकिस्तानियों को सहूलत मिले, आप मिडिल क्लास की लीडरशिप को ऐवानों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कौमी और सूबाई असेंबली में नहीं ला पाए, इलेक्टेबल्स को ले आए, तो कम से कम 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट में तो देखिए कैसी बदनसीबी है आसमा। जब पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होती तो बुनियादी जमहूरियत आ जाती है जी, ऐसा तो भाई जमहूरियत को चाहिए ना, बुनियादी जमहूरियत ले आए, उस पर अपनी इमारत खड़ी करें। तो डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, सिंध की काबीना में भी आपकी शमूलियत हो सकती है?
मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी सीटें ले चुकी है कि यहाँ पर हुकूमत बचाने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है, न बनाने के लिए। तो कोई जवाज़ नहीं है एमक्यूएम का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद नहीं बैठ रही है वफाक में, काबीना में। तो मेरा ख्याल है हमारे पास भी इस बात की गुंजाइश कम है, लेकिन जो हालात पैदा होने वाले हैं क्या बात, क्या सूरत हाल होगी, इसके बारे में किसी के लिए भी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खालिद मकबूल साहब बता रहे थे कि जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो गई है, कुछ अरसे में क्या कह सकेंगे, किसी के भी इस वक्त तक उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, क़ब्ल अज़ वक्त होगा कहना। हमारे साथ इस वक्त मोहतरमा शहर रहमान साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, वाइस चेयरमैन हैं, हमें ज्वाइन करी हैं स्काइप के ऊपर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी। जी अस्सलाम वालेकुम। शाही साहब, अभी बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, आज भी आपने असद कैसर साहब के हवाले से बात सुनी, फिर ज़राए से भी आई कि बानी जो तहरीक इंसाफ है वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते किए जाएं। तो क्या कोई ऐसी कोई ख़बर है, ये दुरुस्त ख़बर है, कोई हो गया आपकी तरफ से भी राब्ते? नहीं, हमारी तरफ से आसमा कोई राब्ता वगैरह नहीं हुआ है, और मुसद्दका सोर्सेज आजकल यूज़ होने चाहिए। ये कोई थोड़ा सा मैं समझती हूँ पीटीआई में कंफ्यूजन है, और मैं उनकी ज़बान नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन सुबह कोई कुछ कहता है, दोपहर में वो यू टर्न होता है, तीसरा शाम तक कुछ और कह देता है, उसके बाद किसी और ने कुछ कहा है। तो वी आर नॉट, हमने कोई राब्ते इस तरह नहीं इस्टेब्लिश किए, मगर ये ज़रूर कहा है, वो तो पब्लिक रिकॉर्ड हमारी पोजीशन है कि हम हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, गैर मशरूत नहीं है, लेकिन सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हम सबसे बात जरूर करेंगे या जिसका पार्लियामान में मैंडेट होता है। ये तो हमारी मतलब देरीना पोजीशन है, इसमें कोई नई वो नहीं है, और पार्लियामान के अंदर हम सबके साथ कोऑपरेट भी करते हैं, और लेजिस्लेशन के लिए तो जो मुल्क के मफाद में हो हम जरूर करते हैं, लेकिन गुफ्तो शनीद के लिए दरवाजे खुले हैं। हमने कोई इस तरह हुकूमत साजी के लिए नहीं, आप कह रही हैं कि गुफ्तो शनीद के दरवाजे खुले हैं, हुकूमत साजी के लिए राब्ता हुआ? जी राब्ता हुआ, अगर तो राब्ता नहीं हुआ है। ये टीवी पे सुनना होता है, फिर टीवी पे कोई और कुछ कह देता है, तो मतलब यू नो आई डोंट नो उनकी क्या पोजीशन है, आई एम नॉट क्लियर। कोई हाँ कहता है, कोई बात करता है कि हमने करनी है, फिर उसके बाद एक और कोई स्पोक्समैन आ जाता है कि ऐसा नहीं है, हमने नहीं करनी है। तो आई थिंक दे नीड टू बी, थोड़ा सा उनका पोजीशन अपने आप में क्लियर होनी चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं शाही साहिबा, क्या हम ये कह सकते हैं कि आप हुकूमत साजी में अब उनके साथ बात नहीं होगी, मगर मुज़ाकरात के लिए उनके साथ जो है वो दरवाजे खोले रखेंगे, जो आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ किया है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, देखिए वो बर वक्त हुकूमत साजी के लिए कहते तो हम जरूर बात करते, लेकिन अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, और ऊंच नीच सुबह से शाम ये अच्छी बात नहीं होती, कोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जी। उसके बाद किसी और इनके लीडर ने, असद मुझे नाम नहीं याद, मैं इतना टीवी भी नहीं देख रही हूँ, बिजी रहती हूँ, तो आप खुद बेहतर जानती हैं, सुबह कोई कुछ कहता है, बीच में कोई दो गुड कॉप्स के बीच में एक दो बैड कॉप्स के बीच में एक गुड कॉप, इस तरह नहीं होता जी। आई मीन थोड़ा इनको सीखना चाहिए तारीख से, तजुर्बे से, और पीपल्स पार्टी से भी, कि आपने लोगों को अपने आप को तकब्बुर से बात आप करेंगे तो फिर आपसे कौन बात करेगा, कौन आपको रीच आउट करेगा। और एक वक्त आएगा कि हम कोई कहना शुरू कर देंगे हमारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहा है जी। तो फिर ये जो उस दिन जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, और बिलावल साहब ने भी कर दी कि अब हम PMLN के साथ जा रहे हैं, और वो तमाम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी शुजात साहब की भी आपको याद होगी, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर PTI आपके साथ बात करे तो आप उनसे बात करने को तैयार होंगे या नहीं? अब वो उन्होंने ट्रेन छूट गई है उनसे? ये आई थिंक मतलब ट्रेन छूटने की बात कुछ आप सही कह रही हैं, ये तो इनकी अपनी सवाबदीद है, बट डेफिनेटली क्योंकि नवाज लीग ने हमसे बर वक्त हमें अप्रोच किया, और एक तरीके से करते हैं, वो कोई सुबह कुछ कह रहा है, शाम को थोड़ा बहुत उनके यहाँ भी होता है, लेकिन इस तरह फायरिंग नहीं होती। और जाहिर है उनका एक तशख़्ख़ुस है, वो एक हुकूमत में रह चुके हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा सबका होता है, जो अभी और में नहीं
नहीं आया है तो वी आर टॉकिंग ऑलरेडी। आपको तो पता है हमारी कमिटीज बन गई हैं, सूबाई सतह पे हमें काम ज़्यादा करना है ग्रास रूट्स पर, तो हमने सूबाई कमिटीज बनाई हैं जो हमें वहाँ एक्टिवेट करें। और हमें फेडरल गवर्नमेंट से हमने इसलिए इज्तनाब किया है कि बहुत सारे जो हमने काम कराने होते हैं, वादे किए हैं लोगों से। ज़ाहिर है हुकूमत अगर इस तरह की जॉइंट इतनी है कि हमारा मैंडेट नहीं है कि हम पूरा अपने मंशूर के वादे पूरे कर सकें, तो फिर क्यों फ्रंट में आ जाए ना। लेकिन ये भी मालूम है कि लोगों को इस वक्त उम्मीद चाहिए, द स्टॉक मार्केट, करेंसी, पीपल, स्टेट, इन सबको इस वक्त उम्मीद चाहिए। ये नहीं मैसेज चाहिए कि अब हम एक मुल्क में एक और बुरानी कैफियत हो, एक और स्पाइरल ऑफ इंस्टेबिलिटी हो, एक और मतलब इंतशार और धरना, और ये सब अब नहीं चाहिए। और हम चाहते हैं कि सियासत भी अब धौंस धमकी के बगैर हो जी। लेकिन आपने जो धौंस धमकी की बात की, कल आपने मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने छुपे लफ्ज़ों में ये कह दिया कि अगर इसी तरह से रहेगा और तहरीक इंसाफ और ये सब मिलके भी अब एक अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एहतजाज की कॉल्स आ रही हैं, तो फिर जमहूरियत के लिए भी ख़तरा है। क्या आप एग्री करती है इससे? बेशक इस वक्त अगर आप मुस्तकिल देखिए, एक चीज हमने जब भी गवर्नमेंट चलाई है, पुरअमन एहतजाज तो सबका हक होता है, चाहे वो गलत भी हो। हम समझते हैं कि ऐसा है, वो उनका हक होता है, उनको सुनना चाहिए, उनको मैनेज लोगों को करना होता है। और इसलिए सियासी अमल, जमहूरी अमल बहुत अहम है। आप एपॉलिटिकल तरीके से करेंगे और धौंस धमकी से सियासत करेंगे तो फिर क्या होगा। और मुल्क में ये बहुत हो चुका है, ठीक है, इनफ ऑफ दैट। लोगों को एक मैं समझती हूँ एक अगर वज़ादारी से ट्रीट करें तो आप हर मसले का हल ढूंढ सकते हैं। ये कोई और अब मजीद इंतशार का पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है जी। आपके पास इक्तिसादी क्राइसिस इतनी है, अप्रैल में फिर आप अब तक पे खड़े होंगे, IMF, डिफॉल्ट, ये सारी बातें आ रही होंगी। आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और स्ट्रॉन्ग मतलब मैंडेट के साथ आगे बढ़ना है। जी जी। अच्छा शहरी वफाक में अब आप नहीं लेंगे क्या? एक और फार्मूला भी है कि कुछ अरसे के बाद सेकंड फेज़ में लेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोग दूसरे फेज़ के अंदर काबीना का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन क्या उस वक्त वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे? नहीं आसमा, मेरी नज़र में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, एंड आई एम हियर ऑल द टाइम। नहीं ऐसा, और आई मीन मेरी ज़ाती राय ये होगी कि देयर इज नो पॉइंट। या तो आप मतलब ले, नहीं तो नहीं ले। ये सेकंड फेज का आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इस वक्त कोई प्लानिंग नहीं है हमारी कि मतलब हम देखिए पॉलिटिकल बार्गेन जरूर करते हैं लेकिन ब्लैकमेल नहीं करते। ये आज फिर जीने की तमन्ना है, कल मरने का इरादा वाला, हम इस तरह कोई जूते की नोक पे गवर्नमेंट नहीं रखना चाहते। वी आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल। तो आपको पेश मंजर क्या लग रहा है? जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्योस अफरा तफरी करें। हाँ, हम चाहते हैं कि हमें कंसल्ट करें मेन लॉ मेकिंग पे। पार्लियामान हमारे लिए बहुत अहम है और पिछले पार्लियामान गैर फाल हो चुका था, आपने देखा था। तो वी वांट टू वर्क इन पार्लियामेंट, उसको फिर उसमें जान डालें। शराकत दारी का वो अल्टीमेट फोरम होता है और जमहूरियत का वो अल्टीमेट फोरम होता है। नज़्बुल ऐन जमहूरियत का ये होता है, लेकिन उसको लास्ट टाइम नहीं यूज किया जा रहा था। तो काबीना का बिल्कुल हक होता है, लेकिन काबीना से हम बैठे होते थे पार्लियामान में, आपने देखा। अब दोनों हाउसेस को फाल होना पड़ेगा, हम ये चाह रहे हैं। और सूबे जहां मेन टैक्स कलेक्शन हो रही है पूरे वफाक से बहुत बढ़ के, सरप्लसेस तो सूबों से आ रहे हैं, वहां काम करें। हम अगर चाहेंगे कुछ तो हम वहां चाह रहे हैं, इसलिए हमारी कमिटीज भी प्रोविंशियल बनी हुई हैं। तो पंजाब के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? क्योंकि वहाँ पे भी ये डिमांड तो आ रहा था कि अगर 17 सीटों के ऊपर मंजूर वोटू बन सकते थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बन सकती, जिनकी 10 नशिस्तें हैं। वहाँ पे आप PMLN के सामने क्या रखे हैं? आपने डिमांड अच्छा याद दिलाया कि ये हो चुका है माजी में, और बेशक पीपल्स पार्टी को जरूर वहाँ ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त फॉर्मूला की बात नहीं कर सकती जी। और बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि वहाँ पे भी मौलाना की अच्छी पोजीशन है, तो वहाँ पे क्या मौलाना के साथ मिलके हुकूमत बना सकते हैं बलूचिस्तान में?
मुझे नहीं पता वहाँ मौलाना क्या चाह रहे हैं। वो हमारे साथ सियासी कोalitions में रहे हैं, हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में भी, 2008 में भी, और अब भी आपने देखा इधर भी हमने साथ काम किया है। तो अब जिस वक्त जिस तरफ ये ऊँट बैठता है, जहाँ करवट लेता है, ये तो होगा। लेकिन हमारी कोशिश जरूर होगी कि जो हम मुंतकिल कर सकें बेनिफिट्स, अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बनाए हम, तो वी शुड बी एबल, हमें अपने जो सरप्लसेस हैं वो जमीन पे लगाने चाहिए, नजर आने चाहिए। बलूचिस्तान से तो इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि जी अब शुक्र है हमें सिंध नहीं आना पड़ेगा सारे इलाज मालजे के लिए, जो उनके लिए उनको करना पड़ता है। रोज हमें चिट्ठियां आ रही होती हैं दोस्तों से, पार्लिमानी लीडर से, जो हमारे पार्टनर्स भी नहीं होते, कि जी फला को गम्बट में ट्रीटमेंट चाहिए, फला को SIUT में किडनी का, फला को लिवर का, फला को हार्ट का। तो हम भेजते रहते हैं बिकॉज वहाँ फ्री इलाज होता है, क्वालिटी के। तो वो मॉडल लोग कह रहे हैं, आप ये मॉडल्स आप लोग वहाँ रेप्लिकेट करेंगे, तो जरूर करेंगे अगर वक्त और स्पेस मिले। शेरी, लास्ट क्वेश्चन, आप सब कह रहे हैं कि एक फ्रेजाइल सी गवर्नमेंट होगी और नहीं चल पाएगी, और क्या आपको लगता है कि 5 साल जो है वो ये पार्लियामान निकाल पाएगी? देखिए, सोच तो यही होनी चाहिए मुस्तहकम रहने की, और ये सोच नहीं होनी चाहिए कि बस कमज़ोर हुकूमतें मुल्क में रहें और फिर मुस्तकिल वो अपनी पीछे देखते रहें शोल्डर के ऊपर। नहीं, आप पार्लियामान को स्ट्रॉन्ग करें, आपकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग होगी, और हम आपके फ़िलहाल अगर हमारे नेगोशिएशंस वर्कआउट करते हैं तो वी विल ऑलवेज, हम हैं। और सदारत का ओहदा जरदारी साहब के पास जाएगा? वेल, ही इज आवर कैंडिडेट, आई एम श्योर ये बात हो चुकी है। उन्होंने मुल्क को बहुत मुश्किल हालात में स्टीयर किया है, मुश्किलात से निकाला है, और मैं समझती हूँ, और जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, ये पाकिस्तान खप्पे का वक्त आ गया है। पुट द कंट्री बिफोर योर पॉलिटिक्स, और लोगों को ये देखना, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का, शहरी साहिबा, हम समझ सकते हैं कि आप भी उम्मीदवार हैं चेयरपर्सन सेनेट के लिए? जी, ये सब हमारी पार्टी के फैसले होते हैं। देयर इज नो रेस फॉर पोजीशंस जी, कोई ऐसी अनसीमली रेस नहीं हो रही। आईनी पोजीशंस तो हैं बहरहाल, अब आगे देखते हैं क्या होता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेर रहमान साहब। हमारे साथ थी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने पैनल से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बैक एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जनाब सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, जिनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कामयाबी मिली है कि स्टे हुआ है, लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल में भी ये मामला जा सकता है। तारिक फजल चौधरी साहब हैं, जिनको हल्के को भी चैलेंज किया गया है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी हुकूमत बना रही है, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात का कैसे खात्मा होगा? मैं राजा साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मामला है और अब सवालात भी उठ गए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी आपने उनसे भी मुतालबा कर दिया है तहरीक इंसाफ का, जो मैं बैरिस्टर सैफ की सुन रही थी बातचीत, कल आपने फॉरेन मीडिया को भी बुलाया इस्लामाबाद के अंदर, तो आपको लगता है कोई सुनवाई होगी? देखिए, सुनवाई देनी पड़ेगी। अगर इस मुल्क में जमहूरियत ने कायम रहना है तो जो इस दफ़ा धांधली हुई है ये इतने बॉन्डे अंदाज में हुई है कि ये तसव्वुर में नहीं आ सकता था कि इलेक्शन हो गया और इलेक्शन होने के बाद 10-11 बजे रात को आपने सब लोगों को, कैंडिडेट्स को निकाल दिया RO के दफ्तर से। ज़बरदस्ती मुझे धक्के मार के निकाला गया, मुझे और मेरी बेगम जो इलेक्शन एजेंट थी मेरी, और उसके बाद आपने रात में एक नया, बिल्कुल एक फ़र्जी एक नतीजा जो है फॉर्म 47 की शक्ल में अगले दिन शाया कर दिया। तो फिर तो इलेक्शन नहीं कराते, बिल्कुल आपने इलेक्शन के अमल को एक ढोंग बना दिया, क्योंकि नतीजा तो आपने पहले से लिख कर रखा हुआ था। तो अगर ऐसे इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं और आइंदा एक ये रिवायत पढ़नी है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ना आइंदा कोई वोट करेगा, फिर और लोग और तरीके अपनाएंगे जो अच्छे तरीके नहीं हैं, जिनसे हम बचना चाहते हैं। इस मुल्क में हम चाहते हैं तशद्दुद ना हो, इस मुल्क में हम चाहते हैं मकालमा हो, हम चाहते हैं कि एक साफ़ सुथरी सियासत हो। लेकिन इस इलेक्शन ने वो तमाम जो तसव्वुर था एक साफ़ इलेक्शन का, उसको तार तार कर दिया है।
कम से कम मेरी नज़र में नेशनल असम्बली के 100 हलकों में ये हुआ है, प्रोविंशियल असम्बली के तकरीबन 200 हलकों में ये हरकत हुई है। अच्छा, इसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती, अगर इस धब्बे को धोया, इस प्रोविंशियल असेंबली के और 100 नेशनल असेंबली के, अगर इस धब्बे को नहीं धोती इलेक्शन कमीशन अपने चेहरे से, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल हमारी जमहूरियत के लिए एक मौत का पैगाम होगा। तो इंशाअल्लाह हमारी अदालतें, मैं समझता हूँ, इसमें दखल देंगी अगर इलेक्शन कमीशन ने ना भी कुछ किया, और हम सुरखरू होंगे और ये जल्द हो जाएगा। ये इस चीज़ का बोझ ये कौम नहीं उठा सकती। जो एक कौम और रियासत के दरमियान रिश्ता होता है, वो रिश्ता पामाल हो चुका है आज। ये बात दुरुस्त है कि ये एक इल्ज़ाम भी लग रहा है कि हर इलेक्शन जो है वो इसी तरह से होता है। और क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अब मेच्योर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, अब ज़ाहिर है कि पीटीआई भी अब उन्हीं में से है, वो मेच्योरिटी का वो भी मुजाहरा करेंगे, मगर क्या इस दाग को आपको नहीं धोना चाहिए? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 इलेक्शन हो चुके हैं जब से पाकिस्तान बना है। कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन होने के बाद धांधली के इल्ज़ामात की जद में ना आया हो। सबसे पहली बात तो ये है। और अगर आप माजी में देखें, 2018 का इलेक्शन हुआ, इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात उस इलेक्शन की शफाफियत पे उठाए गए, धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। उससे पहले 2013 का इलेक्शन देखें, उसमें भी इल्ज़ामात लगाए गए। इमरान खान साहब ने, उसमें भी याद है आपको, 35 पंचर, तो पता नहीं नई नई टर्म्स उन्होंने निकाली, आर्ट्स के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए। तो ये तो लगते हैं। राय साहब ने जो बात की है, देखें, अब पिछला जो इलेक्शन 2018 का था, उसमें कुछ ऐसे हल्के थे, जैसे डिप्टी स्पीकर साहब का हल्का था, कासिम सूरी का। अब उसमें 50,000 वोट जो है वो जाली साबित हुए। उसके बाद वो ट्राइब्यूनल से, फिर सुप्रीम कोर्ट से उसमें स्टे हुआ। तो कुछ हल्के ऐसे हो सकते हैं हर इलेक्शन में कि जिनके अंदर कुछ इस तरह के मामलात हों जो जब अदालतों में जाएं तो वो सस्टेन ना कर सकें, वो रिजल्ट सस्टेन ना कर सकें। 100 हल्के कह रहे हैं राजा साहब। नहीं, ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी एक स्टेटमेंट है कि जिसके पीछे जब तक एविडेंस ना हो, जब तक छानबीन ना हो, ये स्टेटमेंट जो है कौन करेगा? इसको ओन कोई नहीं करेगा ना। इस तरह तो आप 100 क्यों कह रहे हैं? फिर आप 255 गालबान इलेक्शन है, सबको कह दें। ये नहीं, जो हल्के चैलेंज हो रहे हैं, हमने खुले दिल से, मतलब हमारी जमात ने खुले दिल से कहा है कि अगर ऑडिट होता है, ऑडिट हल्कों का, तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये कि उसका एक ड्यू प्रोसेस है। ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वो सारा वो गए हैं ना, लेकिन राजा साहब 100 हल्के आप कह रहे हैं, और कल आप उसमें जरूर ऑडिट हो, उसका जो ड्यू प्रोसेस है लॉ में, और राज साहब से बेहतर कौन जानता है। मगर हर चीज के ऊपर एक धूल सी है। राज साहब, क्या आपको लगता है कि 100 हल्के कल जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके पास सबका जी सबूत भी होगा? 30 सेकंड्स कि आप ये देखें कि अगर 100 हल्के हैं, जिस तरह उन्होंने कहा, हमारे जो टॉप स्टालवार्ड्स हैं, राना सनाउल्लाह खान वो हार गए हैं, साद रफीक साहब हार गए हैं, आबिद शेर अली साहब हार गए हैं, जावेद लतीफ़ साहब हार गए हैं, मोहसिन रांझा, ये सारे हमारे माजी के भी, यानी साबका गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर थे, आइंदा के भी फेडरल मिनिस्टर थे। अगर ये मैनेजमेंट इतनी आसान है, या 100 हल्के होती तो उनको आप ये सबसे पहले जीतते। मगर राजा साहब, क्या 100 हल्कों के सबूत आपके पास होंगे? जब आप कल फॉरेन मीडिया को बताएंगे तो वो सबूत भी होंगे? जी, मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरे पास क्या सबूत है। मिसाल के तौर पे मैं लाहौर के हल्का NA-128 से इलेक्शन लड़ा, और जो नतीजा शाया किया है आरओ साहब ने, उसमें मुझे 1,60,000 वोट दिखाए गए हैं मेरे नाम के सामने। एक बहुत बड़ा नंबर है। लाहौर शहर में आप अगर देखें, हमजा साहब के वोट तकरीबन 1,00,000 हैं, मरियम बीबी के वोट इसी तरह हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के 77,000 हैं, या सादिक साहब के भी 70-75,000 हैं, रोहेल अस्कर साहब के भी हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है 1,60,000 वोट जो मुझे मिला। और टर्न आउट अगर आप हल्के का देखें तो तमाम हल्कों का लाहौर में टर्न आउट, और मेरे नीचे जो प्रोविंशियल हल्के थे वो तकरीबन 40% है। मेरे हल्के में होता यह है कि हमारे पास फॉर्म 45 आ जाते हैं शाम और रात के दौरान। उन फॉर्म्स के मुताबिक मेरे वोट वाकई 1,60,000 हैं, और मेरे मद्दे मुकाबिल के वोट जो हैं वो तकरीबन 65,000 हैं। अगले दिन, अच्छा, उस रात मुझे निकाल दिया जाता है, मेरी वीडियो भी है, धक्के मार के हमें आरओ के दफ्तर से निकाला जाता है, कोई वजह नहीं उसकी, और एक रिटन ऑर्डर कर दिया जाता है एसपी को, सीसीपीओ को, कि इनको किसी कैंडिडेट को दफ्तर में नहीं आने देना। क्यों? कोई जवाब नहीं है उसका। अगले दिन जो शाया रिजल्ट किया जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि मेरे मद्दे मुकाबिल के 1,72,000 वोट हैं।
यानी कि वो शख्स जो नून के टिकट पे भी नहीं लड़ रहा था, एक सीट एडजस्टमेंट में लड़ रहा था, वो लाहौर का सबसे बड़ा लीडर बन के उभरता है। तो बहरहाल इसके ऊपर आपके अपने पास तो राय साहब आपके पास तो 45 होंगे, बिल्कुल होंगे। कल आपने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक ब्रीफिंग भी देनी है। जी है, और सबके पास हैं, आप देखिए सबके पास हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। मैं छोटी सी और आप ये देखेंगी। हाँ जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू कि ये कितना बड़ा केस बन सकता है और क्या ये बार बार होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइए जॉय साहब के अब कौमी हुकूमत की तश्कील की बात हो रही है। साद रफ़ीक साहब ने आज ट्वीट भी किया है। क्या आपको लगता है कि ये एक मुस्तहकम हुकूमत होगी जिस तरह के इल्ज़ामात? देखिए, आइडियल सूरत हाल तो यही थी कि किसी भी एक जमात को अगर असम्बली में सादा अक्सरियत मिलती तो मौजूदा हालात में जो चैलेंजेस हैं मुल्क जिनसे गुजर रहा है उनसे निपटने के लिए आसानी होती और हर तरह के सख्त फैसले भी करने हैं, बर वक्त करने हैं, तो वो कोई भी पार्टी होती वो कर लेती। लेकिन जो एक कोalition गवर्नमेंट होती है वो टू सम एक्सटेंट कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट ही होती है। तो ये चैलेंज जो है आप समझें कि बढ़ गया है। लेकिन अब जाहिर है जमातें तजर्बा रखती हैं। मुस्लिम लीग नून 3 दफ़ा मुल्क में मरकज़ में हुकूमत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, और अगर संजीदगी के साथ हम इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह विद आवर डेडिकेशन एंड कन्विक्शन टीम जो बनेगी वो काम करेगी। और हमें भी इस बात का एहसास है और हम जानते हैं इस हकीकत को कि कारकर्दगी और परफॉर्मेंस और मुल्क को इस हालात से मुश्किल से निकालना, इसके बगैर कोई चारा नहीं है किसी भी सियासी जमात के लिए। तो तहरीक इंसाफ को साथ लेके चलना पड़ेगा ना आपको। देखिए, तहरीक इंसाफ पहली बात तो यह है कि वो चलना चाहती नहीं है। उनका जो सियासी एक वो नज़रिया है वो वायलेंस का, तशद्दुद का, नफ़रत का, किसी दूसरे को बर्दाश्त ना करना, उसके नज़रियात बर्दाश्त ना करना। मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी सबक सीखा है। देखिए, आइंदा शायद उनमें कोई संजीदगी आए और 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से भी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको भी वो कवर कर सकें। राजा साहब, ये आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक CBM के तौर पे हमने देखा कि उमर अयूब साहब का नाम तो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए आया है, लेकिन क्या इम्कानात हैं कि तहरीक इंसाफ मिल बैठेगी बाकी जमातों के साथ? नहीं, मिल बैठने से क्या मुराद है? देखिए, अगर तो कोई सियासी मकालमा करना है मुल्क की बेहतरी के लिए तो ज़रूर करेगी, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ PMLN या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी। हुकूमत बनाना एक बात है, बाकी मामलात में मकालमा करना एक बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छी कानून साजी अगर अवाम के मुफाद में हो रही है तो उस पर भी ताउन करना बिल्कुल एक दूसरी बात है। लेकिन ये कहना कि साथ हुकूमत बनाएं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। PTI का एक नज़रिया है, एक सोच है, और वो अगर मुताबिकत नहीं रखती दूसरी जमातों से तो वो कैसे उनके साथ हुकूमत बना। लेकिन JUI के साथ तो आप हाथ मिलाने को तैयार हैं? आप नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात अभी है, लेकिन ये मुमकिनात में है शामिल बात। लेकिन इस वक्त तो गुफ्तगू और हवालों से हो रही है। जो इलेक्शन में धांधली हुई है उस हवाले से अगर कोई हमारे साथ बैठने को, खड़ा होने को तैयार है तो वो हम बिल्कुल उसको खुशामदीद कहेंगे। हम समझते हैं ये सिर्फ PTI के साथ नहीं, पाकिस्तान के अवाम के साथ एक तारीखी नौयत का धोखा हुआ है। देखिए, मेरे तसव्वुर में नहीं था उस रात जो हुआ। मैं पूरी उम्र उस रात, भयानक रात को नहीं भूल सकूंगा कि कैसे हंसते हुए पुलिस अफसरों ने और RO ने हमें निकाला और उसके बाद जो किया। तो ये एक ऐसी बात है, मैं उसका खुद गवाह हूं, चूंकि मुझे किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। तो जो हो गया है इसके खिलाफ हम सबको उठ खड़ा होना चाहिए। अगर हम नहीं होंगे तो कल कोई इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होगा, ना तारिक फजल साहब का, ना मेरा, ना किसी और का। बिल्कुल सही बात है। ये वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए, वंस फॉर ऑल। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, चॉय साहब, आपका भी यही बात है कि सेटल हो, बातचीत हो, मुकालमा हो, मुज़ाकरात हो, लेकिन जो बुनियादी मसला है उसको हल ज़रूर होना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।